हेलो नमस्कार, मेरा नाम समृद्धि मिश्रा है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे प्लेटफॉर्म लीगल सरोमा पे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बारे में। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के बारे में। इसका पर्पस क्या है, ये क्यों लाया गया था, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, इसका इम्पैक्ट क्या है, ये सब डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ जब हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 पढ़ा तो हमने वहाँ पे दो एक्सेप्शंस देखे। हमने देखा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ट्राइबल एरियाज़ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, साथ ही इनर परमिट लाइन वाले जो एरियाज़ हैं वहाँ पे भी इस एक्ट को अप्लाई नहीं किया जाएगा, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि एनआरसी का पर्पस क्या है। तो एनआरसी लाया गया था ताकि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं और जो लेजिटिमेट रेजिडेंट्स हैं असम के, उनमें डिफ्रेंशिएट किया जा सके, पता लगाया जा सके कि मूल निवासी कौन है। ये सेपरेट किया जा सके कि कौन इलीगली इंडिया में एंटर किया है और कौन ओरिजिनली इंडिया का सिटीजन है, असम के एरिया का सिटीजन है। जब हम बात करते हैं एनआरसी के पर्पस के बारे में, तो एनआरसी लाने के पीछे का उद्देश्य था कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं और जो लेजिटिमेट रेजिडेंट हैं, इनको सेपरेट किया जा सके, पता लगाया जा सके कि कौन ओरिजिनल है, कौन मूल निवासी है। तो इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था इस पर्पस से कि सेपरेट किया जा सके इलीगल इमिग्रेंट्स को फ्रॉम लेजिटिमेट रेजिडेंट्स ऑफ असम। एनआरसी सबसे पहले कब बनाया गया, तो 1951 में जनगणना हुई, सेंसस बनाया गया कि कौन कौन भारत का नागरिक है। एक रजिस्टर मेंटेन किया गया जिसका नाम है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। उसमें लिखा गया कि हाउस नंबर क्या है आपके घर का, साथ ही साथ घर किसके नाम पे है, पर्सन्स कौन कौन रह रहे हैं, उनका क्या क्या नाम है। अभी आप कोई गवर्नमेंट का एग्ज़ाम दे रहे हो और उसका फॉर्म भरे तो उसमें पूछा भी जाता है एड्रेस के एरिया में कि हाउस नंबर क्या है। तो 1951 में जब जनगणना हुआ और पता चला कि ये लोग भारतीय हैं, तो एक रजिस्टर बनाया गया एनआरसी। एनआरसी क्वेश्चन में क्यों आया, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे इनर लाइन परमिट के बारे में। इनर लाइन परमिट क्या होता है? इनर लाइन परमिट को ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था 1873 में अंडर द बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट। इस एक्ट का सेक्शन नंबर 2 इनिशियली 3 स्टेट्स को इंक्लूड करता था इनर लाइन परमिट एरिया जोन में, जो थे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड। ये एक्ट लाने के पीछे और ये इनर लाइन परमिट लगाने के पीछे ब्रिटिशर्स का उद्देश्य था कि वो अपनी कॉमर्शियल मोनोपोली बना सकें इन नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज। उन्होंने ये इस्टेब्लिश किया था और इसके थ्रू उन्होंने इंडियंस, साथ ही साथ ब्रिटेन के जितने भी बिजनेसमैन हैं और जो भी फॉरेन कंट्री से बिजनेस करने के उद्देश्य से नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में एंटर करना चाहते थे, उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया ताकि ये आराम से ट्रेड करके हमें लूट सके। तो आप देखते होंगे टी का जो कल्चर आया, बैम्बू प्रोडक्ट्स की जो बातें होती हैं, उस पर पूरी की पूरी मोनोपोली ब्रिटिशर्स ने ले रखी है, क्योंकि ये वहाँ पर ज़्यादा पाया जाता था और नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करने का अधिकार ब्रिटिशर्स का था, क्राउन का था, बाकी कोई वहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकता था। अगर इंडियन बिजनेसमैन भी वहाँ पे ट्रेड करने के इंटेंशन से एंटर करना चाहते थे तो उनको भी रोक दिया गया था कि भाई आप उन एरियाज़ में नहीं जाएंगे। 1950 में जब हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मिला तो जवाहरलाल नेहरू जी का कहना था कि ब्रिटिशर्स ने जो इनर लाइन परमिट लगाया है हम इसे हटाएंगे नहीं। ऑल्दो उनका इंटेंशन था ब्रिटिशर्स का कि वो ट्रेड करेंगे, वो अपने ट्रेड राइट को प्रोटेक्ट कर रहे थे, वो पूरा वहाँ पे कि हम ही यहाँ ट्रेड करके पैसा कमाएंगे, उस उद्देश्य से थे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी का कहना था कि हमारा इंटेंशन अलग है, हम इनर लाइन परमिट को इसलिए जारी रखना चाहते हैं ताकि जो इंडिजिनियस ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उन स्टेट्स में, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके और जो भी डेमोग्राफिक डिविडेंड्स हैं उस एरिया का, उसको भी नुकसान ना हो। इसलिए उन्होंने कहा इनर लाइन परमिट को जारी रखो। तो इनर लाइन परमिट कहाँ कहाँ लगा हुआ है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। अगर आपको याद करना हो इस एक्ट को और आपको लग रहा हो कितना बड़ा नाम है, तो आप इसको याद कर सकते हैं, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन। आप यहाँ इमेजिन करिए कि यहाँ बंगाल है, बंगाल के ईस्ट में जो एरियाज़ हैं, नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़, उन पे ये एक्ट एप्लीकेबल होता है। सेक्शन 2 ने इनिशियली सिर्फ 3 स्टेट्स को इंक्लूड किया था, लेकिन आज की डेट में मेघालय, अंडमान एंड निकोबार और असम भी डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पे भी इनर लाइन परमिट लगाया जाए। लक्षद्वीप आइलैंड पे भी जाने के लिए आपको इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा। होता क्या है, देशी भाषा में समझते हैं। अगर आपने ये सपना देखा हो कि आपकी नौकरी लग जाएगी और आप पूरा भारत भ्रमण करेंगे, तो मैं बता दूं कि नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ के इन स्टेट्स में जाने के लिए आपको कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा।
जो भी अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड जाना चाहते हैं वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट से आपको इनर लाइन परमिट मांगना पड़ेगा, एक परमिशन मांगना पड़ेगा कि भाई हमें आना है आपके स्टेट में घूमने के लिए। तो आप उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और आपको जब परमिशन ग्रांट हो जाएगा तो उस परमिट में एंट्री का डेट, एग्जिट का डेट और साथ ही साथ आप कौन कौन सी प्लेसेस विजिट कर सकते हैं ये भी लिखा है। अगर आप सोच रहे हो कि परमिट लेके हम पूरा अरुणाचल प्रदेश घूम लेंगे तो मैं बता दूं ऐसा नहीं हो सकता है। आपको उन्हीं प्लेस पे जाना अलाउड होगा जिन प्लेसेस के बारे में उस परमिट में लिखा होगा। अगर आपको ये लग रहा है कि इस तरीके से तो हमारा आर्टिकल 19 वायलेट हो रहा है तो मैं बता दूं नहीं, आर्टिकल 19 आपको फ्रीडम देता है मूवमेंट का, लेकिन विथ सम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। इसलिए इनर लाइन परमिट जो है ये एक तरीके का हाइपोथेटिकल लाइन है जिसको कंस्टिट्यूट किया गया है ताकि जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो और जो वहाँ का इंडिजीनियस कल्चर है उसे भी प्रोटेक्ट किया जा सके। इसलिए इंडियन सिटीजन्स को भी परमिशन लेना पड़ता है और साथ ही साथ फॉरेनर्स को भी परमिशन लेना पड़ता है। तो इंडियन सिटीजन्स तो परमिशन ले लेंगे, उनको मिल जाएगा आपका इनर लाइन परमिट, लेकिन जब फॉरेनर्स की बात करते हैं तो उनके लिए ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि पहले स्टेट गवर्नमेंट पता करेगी कि ये क्यों घूमना चाहते हैं, कोई इनका दंगा फसाद या आतंकवादी इंटेंशन तो नहीं है। उसके बाद उनको मिलता है प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, और ये कहाँ से मिलता है, ये फॉरेनर्स प्रोटेक्टेड एरिया ऑर्डर 1958 के थ्रू मिलता है। उस परमिट के बाद उनको अलाउ किया जाएगा विजिट करने के लिए। इंडियंस को मिलता है इनर लाइन परमिट और फॉरेनर्स को मिलता है प्रोटेक्टेड एरिया परमिट। अभी हमने देखा कि आसाम लगातार डिमांड कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि भैया हमें भी इनर लाइन परमिट एरिया में रख दो, ताकि आसाम में एंटर करने से पहले लोगों को परमिशन लेना पड़े और जिसके वजह से इलीगल माइग्रेशंस ना हो। ऐसा कहने के पीछे आसाम का इंटेंशन क्या था? नॉर्थ ईस्ट एरियाज जितने भी थे हमारे इंडिया में, ऑल्दो ब्रिटिशर्स उन्हें बहुत प्रिजर्व करके रखते थे, उनका इंटेंशन था ट्रेड पॉलिसी को वहाँ पे इस्टेब्लिश करना, अपना कॉमर्शियल पर्पस का मोनोपोली इस्टेब्लिश करना, बट स्टिल वो वहाँ के एरियाज़ को बहुत अच्छे से प्रिजर्व करते थे। लेकिन आसाम को उन लोगों ने इनर लाइन परमिट एरिया जोन में नहीं डाला, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि आसाम में बहुत भारी मात्रा में इलीगल माइग्रेशन हुआ और वहाँ की पॉपुलेशन लगातार इंक्रीज करती चली गई, जिसके वजह से आसाम की डेमोग्राफी पे भी असर पड़ा और वहाँ का जो कल्चर है वो भी डाइल्यूट होने लगा था। 1971 के बाद बांग्लादेशीज ने इतनी भारी मात्रा में इलीगल माइग्रेशन किया कि वहाँ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन ही बांग्लादेशी हो गई थी। ऑल्दो माइग्रेशंस बंगाल और बिहार के लोग भी करते थे, लेकिन वहाँ की जब मेजॉरिटी पॉपुलेशन बांग्लादेशी हो गई तो वहाँ पे 1979 में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन बनाया गया। ये बच्चों का एक यूनियन था जिन्होंने प्रोटेस्ट किया कि भाई आप पहली बात तो एनआरसी को अपडेट करो और दूसरी बात जितने भी इलीगल माइग्रेशंस हुए हैं हमारे इंडिया में उन सारे इलीगल इमिग्रेंट्स को उनके देश में वापस भेज दिया जाए। ऑब्वियस सी बात है, अगर अचानक से आपके घर में 100 लोग आ जाएं तो रिसोर्सेज डगमगा जाते हैं। वही कंडीशन आसाम का भी हुआ था। जॉब क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, डेमोग्राफी डिस्टर्ब हो रही है, वहाँ का कल्चर डाइल्यूट हो रहा है, तो बच्चों ने प्रोटेस्ट किया कि एनआरसी जो 1951 में बनाई गई थी उसको अपडेट करिए, पता करिए कि कौन लोग भारतीय हैं और कौन लोग विदेशी हैं, इलीगली इंडिया में एंटर किए हैं। जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उन्हें फौरन आप उनके देश में डिपोर्ट कीजिए। 1979 का ये विवाद 1985 में कहीं जाके सॉल्व हुआ। एक आसाम एकॉर्ड साइन किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के बीच में। उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट में थे राजीव गांधी जी। इस एकॉर्ड के थ्रू 3 क्राइटेरियाज निकाले गए कि जो लोग 1951 से लेकर 1961 के बीच में इंडिया में आए थे उन्हें फुल सिटीजनशिप के राइट मिलेंगी। जो लोग 1961 से 1971 के बीच में आए थे उन्हें सिटीजनशिप के अधिकार तो मिलेंगे लेकिन राइट टू वोट नहीं दिया जाएगा, और जो लोग 1971 के बाद आए हैं उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाए। तो असम एकॉर्ड जो है एक तरीके का मेमोरेंडम था और उसने एक कट ऑफ डेट रिलीज की 24 मार्च 1971 कि भैया 24 मार्च 1971 के बाद अगर कोई इंडिया आया है तो उस व्यक्ति को हम उसके देश में डिपोर्ट कर देंगे। अब कंट्रोवर्सी ये हुई कि जो
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 5 और 6 बात करता है, वहाँ पे जो डेट मेंशन की गई है वो 19 जुलाई 1948 है, और आप बात कर रहे हैं 24 मार्च 1971 की, तो यहाँ पे डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं। इसके वजह से सिटीजनशिप एक्ट 1955 में अमेंडमेंट लाया गया, जिसके थ्रू सेक्शन नंबर 6A को इंसर्ट किया गया। 6A एक ऐसा सेक्शन है जो आसाम के लोगों के ऊपर अप्लाई होगा, साथ ही साथ ये आसाम को एक एक्सक्लूसिव डेट भी देता है कि इस डेट के बाद अगर आपके यहाँ किसी ने इलीगली माइग्रेशन किया होगा तो उसको उसके देश में डिपोर्ट कर देंगे। अब बात ये आती है कि 24 मार्च 1971 इतना खास क्यों था इनके लिए, क्यों इन्होंने ये डेट चूज़ किया। तो बांग्लादेश में उस समय ऑपरेशन सर्च लाइट लागू किया गया था, जिसके थ्रू परसिक्यूशंस होने लगा हिंदूज़ का भी, मुस्लिम्स का भी, और बिना बात के लोगों ने मार काट शुरू कर दिया था। वहाँ के गवर्नमेंट ने लोगों को मारना शुरू कर दिया था, परसिक्यूशन करना शुरू कर दिया था। वहाँ से बचते बचाते लोग भागते भागते आसाम में एंटर कर गए। तो यही रीज़न बताया गया कि ऑपरेशन सर्च लाइट के बाद जो लोग भी इंडिया में आए होंगे वो मुस्लिम्स रहे होंगे, क्योंकि 1971 के पहले तो हिंदूज़ का परसिक्यूशन होता था, इसलिए इस डेट को मेंशन किया गया। आसाम अकॉर्ड में क्लॉज नंबर 5 बात करता है फॉरेनर्स इशू के बारे में। जब 1967 का इलेक्टोरल रोल देखा गया तो उसमें पता चला कि भाई बहुत भारी मात्रा में फॉरेनर्स हैं, बहुत ज़्यादा इलीगल माइग्रेशन हुआ है, क्योंकि भारी मात्रा में वहाँ पे फॉरेनर्स का इन्फ्लक्स देखा गया। तो गवर्नमेंट के लिए ये बहुत बड़ा इशू हो गया था। तो क्लॉज 5 कहता है कि आप क्या करेंगे, आप लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे, डिटेक्ट करेंगे और उसके बाद उनका नाम इलेक्टोरल रोल से हटा देंगे। तो गवर्नमेंट को पावर मिलती है क्लॉज 5 के थ्रू। अब 2009 में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन फाइल किया गया कि भाई आप लोग एनआरसी को अपडेट कराइए, क्योंकि 1979 में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ने प्रोटेस्ट किया था, ठीक है। 1985 में असम अकॉर्ड साइन हुआ, तो टाइम गैप कितना था, 15 साल का था। अगर उस समय 1985 में कुछ काम किया होता उस समय की सरकार ने, तो शायद बहुत ईजिली हम लोग ये आइडेंटिफाई कर पाते कि कौन लोग इंडिया के थे, कौन लोग बांग्लादेश के थे। लेकिन 1985 में कुछ भी नहीं हुआ, इवन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो 1971 का इशू आप समझ लो, 1971 से माइग्रेशन जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ। तो 1971 से अगर आप आज की डेट कैलकुलेट करते हैं तो करीबन 50 साल हो चुके हैं। अब तो और मुश्किल हो जाएगा ये आइडेंटिफाई करना कि कौन लोग इंडिया के हैं, कौन लोग बाहर के हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में 2009 में एक एनजीओ था आसाम पब्लिक वर्क्स, उसने एक पिटिशन फाइल किया और बोला कि भाई जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करो और उनको डिपोर्ट करो। ये चीज़ 1985 से पेंडिंग चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला कि आप लोग एनआरसी को अपडेट कराइए और जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उन्हें डिपोर्ट किया जाए, और ये काम टाइम बाउंड मैनर में कर दीजिए। दिसंबर 2019 में 13 अगस्त को एक फाइनल लिस्ट आया, जिस लिस्ट में 19 लाख लोग थे आउट ऑफ 3 करोड़ जो अपनी आइडेंटिटी एज एन इंडियन सिटीजन प्रूव नहीं कर पाए। तो बोला गया कि अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है, आपकी आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है कि आप इंडिया के सिटीजन नहीं हैं, तो आप कुछ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट लेके फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में जाके वहाँ पे केस कर सकते हैं कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है, हम इंडिया के सिटीजन हैं और हमारा नाम उस लिस्ट में नहीं है। वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से थे, तो आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट, लैंड एंड टेनेंसी रिकॉर्ड, LIC की कोई पॉलिसी, रेफ्यूजी का कोई सर्टिफिकेट, सिटीजन सर्टिफिकेट, या आपके पास कोई गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया हुआ लाइसेंस हो, गवर्नमेंट में आपके यहाँ कोई एम्प्लॉयमेंट किया हो तो उसका कोई सर्टिफिकेट आपके पास हो। साथ ही साथ बोला गया कि एज अ रेफ्यूजी आप एंटर किए हो, आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो तो वो भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ भैया आप इंडिया के सिटीजन हैं। अगर इसके बावजूद भी आपके पास ये सारे सर्टिफिकेट्स नहीं हैं, इन डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, उसके बावजूद अगर आप हमें ये बता दें कि जो लेगेसी डाटा है, लेगेसी डाटा मतलब होता है जितने भी आपके पूर्वज रहे हैं, अगर उनका नाम इलेक्टोरल रोल्स ऑफ 1971, जो 1971 का इलेक्टोरल रोल था उसमें अगर आपके पूर्वजों का नाम, दादा परदादा का नाम निकल आता है, या जो NRC 1951 में बनाई गई थी उसमें आपके पूर्वजों का नाम आ जाता है, तो हम मान लेंगे कि आप
इंडिया के सिटीजन हैं। और अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं आया है तो आप केस कर सकते हैं, आप जा सकते हैं फॉरेनर ट्रिब्यूनल में, बोल सकते हैं कि हम इंडिया के सिटीजन हैं लेकिन हमारा नाम उस लिस्ट में नहीं है। अगर वहाँ से आप केस हारते हैं तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो बड़ी सारी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस हैं। एनआरसी को इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जिनका नाम पहली लिस्ट में आ गया था, जो 1 जनवरी 2018 को पब्लिश की गई थी, उनका नाम सेकेंड लिस्ट में ही नहीं था। जैसे हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनकी फैमिली को ही गायब कर दिया था सेकेंड लिस्ट से। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। एनआरसी जब बनाना है आपको तो ये एक पैरेलल प्रोसेस है, यहाँ पे हर एजेंसीज को साथ में काम करना पड़ेगा, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है या फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल है, ये लोग एक साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। साथ ही जो री-वेरिफिकेशन का विंडो खोल दिया गया है कि अगर आपका नाम नहीं है तो आप री-वेरीफाई करके अपनी डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करके अपनी आइडेंटिटी को प्रूव कर सकते हैं। तो इसकी वजह से बड़े सारे प्रॉब्लम्स होंगे। फॉर इंस्टेंस हम देख सकते हैं कि अगर आप फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में जाएंगे, फिर हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ऑलरेडी इनके पास लाखों केस पेंडिंग है, फिर आपका वेरिफिकेशन और करें। एक तो फिजिकल वेरिफिकेशन काफ़ी कठिन होगा, ऊपर से आपने जुडिशरी को और इसमें इन्वॉल्व कर दिया, तो ये भी एक बड़ा चैलेंजिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो लोग अपनी सिटीजनशिप खो देंगे उनका फ्यूचर खतरे में आ सकता है। 1985 में आप असम एकॉर्ड लेकर आए थे, तो ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा लैकुना था, उन्हें इस चीज़ को बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट कराना चाहिए था, पर नहीं कराए। अगर अब आप आइडेंटिफाई कर भी लेते हैं कि फला फला लोग इलीगल इमिग्रेंट हैं, तो इनको डिपोर्ट कहाँ करोगे? बांग्लादेशी इन्हें एक्सेप्ट ही ना करें तो आप क्या करेंगे? तो आपको एक उनके लिए डिटेंशन कैंप बनाना पड़ेगा। तो बड़ा चैलेंज है एनआरसी को इम्प्लीमेंट कराने में, लेकिन इसके इम्पैक्ट वहीं पे बहुत अच्छे हैं। जैसे जो इशू चल रहा है, जो स्पेकुलेशन चल रहा है अबाउट द एक्चुअल नंबर ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स इन आसाम, ये ख़त्म हो जाएगा। आपके पास एक वेरीफाइड डाटा सेट आ जाएगा जिसके थ्रू आप कोई भी पॉलिसी अगर लेकर आते हैं तो उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अगर एनआरसी को एक बार आपने अपडेट कर दिया तो जो फ्यूचर में इलीगल माइग्रेशन करने की सोचेगा भी, वो थोड़ा डरा रहेगा कि भाई भारत में नहीं जाना है या हमें आसाम में नहीं जाना है, वहाँ पे एनआरसी का सिस्टम है, वहाँ पे लॉज बड़े तगड़े हैं। तो एक तरीके का डर पैदा हो जाएगा। साथ ही साथ एक परसेप्शन क्रिएट कर लेंगे लोग कि अगर आप आसाम में बिना डॉक्यूमेंट के जाते हैं या भारत में बिना डॉक्यूमेंट के जाते हैं तो आपको जेल भी हो सकती है और डिपोर्ट भी किए जा सकते हैं आप। साथ ही अगर आप एनआरसी एक बार अपडेट कर देते हैं तो पता भी चल जाएगा कि जिनको आप सोच रहे हैं कि बांग्लादेशी हैं, कहीं वो बंगाली स्पीकिंग पीपल ही ना हो जो आसाम में आकर रह रहे हों। तो ये सारी चीज़ें क्लियर आउट हो जाएंगी। मेरा ओपिनियन है कि वसुधैव कुटुंबकम की जो आइडियोलॉजीज़ हमारे इंडिया में फॉलो होती है उसको ध्यान में रख के गवर्नमेंट को स्टेप्स लेना चाहिए और कोई अच्छी मैकेनिज्म आपको अडॉप्ट करके जो सिटीजनशिप प्रूव करने वाली चीज़ है उस पर काम करना चाहिए। अगर हम सिटीजनशिप एक्ट 1955 की बात करें तो 6A एक एक्सक्लूसिव डेट बताता है आसामीज़ के लिए। उसके बाद जब हम सेक्शन 14 की बात करते हैं तो वहाँ पे बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए मैंडेटरी है कि वो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को अपडेट करते रहें, उसमें टाइम टू टाइम अपडेशंस लाते रहें। उसके बाद सेक्शन 18 कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो गैजेट नोटिफिकेशन के थ्रू रूल्स बना सकते हैं, एनआरसी से रिलेटेड भी रूल्स बनाए जा सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। तो जब हमारा लॉ बोलता है कि एनआरसी ले आओ, मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन कराना, तो मुझे लगता है कि एनआरसी को लेके इतना विवाद नहीं होना चाहिए। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। नमस्ते।